स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। पिछले चैप्टर्स में आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किया। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि पार्टनर्स या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, या कोई न्यू पार्टनर की एडमिशन होती है, या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ होती है। अब देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है। इट मीन्स द कंप्लीट एंड ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसका मतलब क्या बना कि पार्टनरशिप भी टूट रही है और बिजनेस भी ख़त्म हो रहा है। तो जैसा आपने एनिमेटेड वीडियो में देखा होगा कि अब सारी पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स को बेच दिया जाएगा, या फिर पार्टनर्स ही बांट लेंगे, या फिर किसी क्रेडिटर को दे देंगे। सारी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी जाएगी, या फिर कोई पार्टनर उन लाइबिलिटीज़ को पे कर देगा। ठीक है ना, तो हम पेमेंट कर देंगे और बाद में जो पैसा बचेगा वो सारे पार्टनर्स अपने कैपिटल के हिसाब से बांट लेंगे। ठीक है, जब भी हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तैयार करेंगे, फर्स्ट कंडीशन है आपके पास कंप्लीट बैलेंस शीट होनी चाहिए। अगर उस दिन कंप्लीट बैलेंस शीट हमारे पास नहीं है तो फिर जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वहाँ से बनानी पड़ेगी। तो बच्चे उस बैलेंस शीट को जो हम खुद बनाते थे इन्फॉर्मेशन से, उसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं, जो कि अब मार्च 21 के सिलेबस में से तो निकल गई है, वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी, वैसे आपके टीचर ज़रूर करवाएंगे। तो वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का तरीका वही है, बेस्ड ऑन बैलेंस शीट इक्वेशन कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी ढूंढ लेते हैं, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन हो। कुछ चीज़ों का तो हिंट आपको एनिमेटेड वीडियो से लग ही गया होगा। अब कुछ वाओ पॉइंट्स आपके लिए, मतलब आपके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कोई लेंथी प्रोसीजर आपको नहीं फॉलो करना। कोई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, कुछ भी आपको नहीं कैलकुलेट करना। Whatever profit sharing ratio is given will be using Second that point है throughout the आपके chapter. लिए, there is no special treatment of goodwill. Goodwill is to be treated like any other asset. कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेशल जर्नल एंट्रीज़ नहीं हैं। जैसे बाकी एसेट्स का ट्रीटमेंट करोगे वैसे ही आपने गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, बैलेंस शीट बनानी ही नहीं। क्यों? बैलेंस शीट बनती है बैलेंसेस से, तो बैलेंसेस तो अब ख़त्म ही हो जाने हैं, बिजनेस ही ख़त्म तो बैलेंस ख़त्म, बैलेंस ख़त्म तो बैलेंस शीट ख़त्म, है ना बढ़िया बात। तो अब देखें कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। बच्चे, सबसे पहले आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखना है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी प्रिपेयर्ड। बैंक अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। बनाने को तो और अकाउंट्स भी होंगे, लेकिन वो सब तो अब क्लोज हो जाने हैं। अब फाइनली जो हम इस चैप्टर के लिए बना रहे हैं वो बना रही हैं रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर किसी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया हो। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट prepared for the purpose of calculating and distributing the profit or loss arising out of realization of assets and repayment of liabilities at the time of dissolution of a partnership firm। मतलब क्या हुआ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम हम एसेट्स को रियलाइज़ करने से और लाइबिलिटीज़ की रीपेमेंट करने से जो प्रॉफिट या लॉस अर्न करते हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम ये नॉमिनल अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है बच्चे, नॉमिनल अकाउंट वही, डेबिट साइड हमारा क्या निकलेगा, अगर बैलेंस निकला डेबिट साइड तो वो प्रॉफिट होगा, और अगर बैलेंस क्रेडिट साइड का निकला तो वो लॉस होगा। और वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में। और किस रेशो में, रेशो की तो अब प्रॉब्लम ही ख़त्म होगी। व्हाट एवर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ गिवन टू यू इन द क्वेश्चन,
चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि कैसे अकाउंट्स बनाएंगे। अब अकाउंट्स बनाने की प्रोसेस शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी जो अवेलेबल बैलेंस शीट होगी उस दिन की, उसको थोड़ा एनालाइज करें। देखो बच्चे, मैंने सारी आइटम्स को ब्रॉडली ग्रुप कर दिया। अब आपके पास लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो चाहे करंट हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। लाइबिलिटीज़ तो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ एक ही जैसी होंगी, सबका ट्रीटमेंट एक जैसे होगा। अगर किसी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो वो लाइबिलिटी होती है। फिर कई किस्म के रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो सकता है, कंटिजेंसी रिजर्व हो सकता है ना। पार्टनर्स का करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस आएंगे आपकी लाइबिलिटी साइड, और पार्टनर्स की कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होंगे। एसेट साइड हमारे पास क्या होता है, कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक। करंट एसेट्स हों, फिक्स्ड एसेट्स हों, ट्रीटमेंट सेम ही है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपके पास हो सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस पड़ा हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी पड़ा हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, पार्टनर का करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस पड़ा हो। यही कुछ होता है ना पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में। इसके अलावा तो नहीं कभी आपने कुछ देखा। बस अब इन आइटम्स को हमने कहाँ कहाँ लेके जाना है, अब अगली प्रोसेस में हम यही समझने वाले हैं। हम लाइबिलिटी साइड से ही शुरू कर लें। जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट बैलेंस वाली होती है ना, तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड उनको ले जाना है उसी वैल्यू पे जिस पे वो बैलेंस शीट में थी। लोन बाय पार्टनर को कभी भी रियलाइजेशन में नहीं लेके जाना है। लोन के लिए लाइबिलिटी है और हम इस अकाउंट को सेपरेट रखेंगे। जितने भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स हैं, पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट्स हैं, जितने भी बैलेंसेस है बच्चों, सारे के सारे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लेके चलेंगे। एक दो रिजर्व्स की कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं आगे डिटेल में आपको बता रही हूँ। जितने भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे डेबिट बैलेंस वाले होते हैं ना, तो इनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड ले जाना है। कैश को कभी भी नहीं लेके जाना। उसका रीज़न है, कैश को तो अब हम खर्च करेंगे, बैंक वाले पैसे को खर्च करेंगे या फिर पैसा आएगा, तो इसको आपने बैंक अकाउंट में ही रखना है। जितने भी लॉसेस होंगे या पार्टनर का कोई करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वो सारे के सारे फिर कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट साइड आ जाएंगे। एक चीज़ याद रखना, आप +1 में भी सीखते आए हो ना, जब एक अकाउंट की डेबिट आइटम दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड पहुंचती है तो इधर भी आइटम्स ने क्रॉस होते जाना है। वही चीज़ रहनी है, बहुत ईजी है बच्चे। फिर इसी चीज़ को सम अप कर लें। All items appearing on asset side of the firm's balance sheet other than cash or bank balance, accumulated losses, loan to a partner, current account debit balance, इन items को छोड़ के all other assets are transferred to debit side of realization account at book value। हो गई बात। ध्यान क्या रखना है कि डेटर्स जो हैं वो हमेशा ग्रॉस वैल्यू पे ही जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। जो उसके नीचे लिखी होती है ना माइनस करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लेके जाना है। ठीक है, ये गलती बच्चे नहीं करनी। नेट अमाउंट नहीं कंसिडर करना, ग्रॉस वैल्यू डेबिट साइड, प्रोविजन को क्रेडिट साइड। All items appearing on liability side of the firm's balance sheet other than accumulated profits, partners loan and capital and current accounts, इन सबको छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कहाँ भेजनी है आपने अभी बताया ना कि क्रेडिट साइड होती है ना, क्रेडिट बैलेंस होता है ना उनका, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आपने भेजनी है उसी वैल्यू पे जिस पे वो बैलेंस शीट में थी। ठीक है ना, उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं ना।
तो अभी तक हमने क्या किया है कि बैलेंस शीट की सारी आइटम्स, चाहे वो एसेट साइड की हों चाहे लाइबिलिटी साइड की हों, सारी आइटम्स को अलग अलग अकाउंट्स में भेज देना है। तो सारी कहाँ जाएंगी? अल्टीमेटली रियलाइजेशन अकाउंट में चली जाएंगी, कैपिटल अकाउंट्स में चली जाएंगी, बैंक अकाउंट में चली जाएंगी या पार्टनर्स लोन में जाएंगी। ठीक है, ये सारी लिस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए अब क्या करना है। अब आपने किस बात का ध्यान रखना है कि जितनी आइटम्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट में भेजी उनका कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट हमेशा ऑपोजिट साइड होगा, किसी अकाउंट में भी हो। ठीक है, सपोज एसेट बिक गया तो क्या होता है? नॉर्मल एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। लेकिन अब क्या होगा? वो एसेट तो रियलाइजेशन अकाउंट में बैठा है, अब बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिमिलरली अगर कोई पार्टनर वो एसेट ले जाए तो हम अब बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो वो वही रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं बच्चे, कभी कोई एसेट किसी क्रेडिटर को भी दे सकते हैं, उस टाइम याद रखना है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, अलग से भी मैं बता रही हूँ अभी। अब लाइबिलिटीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट की बात करें, लाइबिलिटीज़ अगर पे करें तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेबिट साइड आ जाएगा टू बैंक। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले गया हम बोलेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका भी नाम आएगा। और इसी तरीके से कभी कोई लाइबिलिटी ऐसी भी हो सकती है जिसके बदले में हम कोई एसेट ही दे दें, हमें ना पेमेंट करनी पड़े और ना ही कोई पार्टनर उसको लेके जाए या पार्टनर बोले कि हाँ मैं पे कर दूंगा, ऐसा नहीं है, बल्कि हम कोई एसेट दे देते हैं। तो इसका बच्चे कोई कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। अलग से मैं डिटेल में बता रही हूँ कि जब भी कोई एसेट किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज़ होता है तो नेट पेमेंट अगर आपको कोई मिले या फर्म पे करे तो सिर्फ वो नेट रिसीट या पेमेंट ही रिकॉर्ड होगी, एसेट और लाइबिलिटीज़ का कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रेडिटर है 50,000 रुपीज़ के लिए, ठीक है, उसको हम 40,000 रुपीज़ वाला स्टॉक दे रहे हैं, तो बदले में कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि हमने ना कोई कैश दिया है ना उससे कैश लिया है। लेकिन अगर वो बोलता है कि मेरा तो 50,000 आपने देना है, आप स्टॉक तो मुझे 40,000 का दे रहे हो कि मुझे 10,000 आप कैश दे दो, फिर हम पेमेंट करेंगे टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कोई ऐसा भी हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी उस टाइम क्रिएट हो जाए या उस तरीके से जैसे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम नोट किया था ना उधर एडमिशन रिटायरमेंट के केसेस में कि कभी अनरिकॉर्डेड एसेट कोई मिल जाता है, तो वो ट्रीटमेंट वैसे ही होगा। अगर एसेट आ गया अनरिकॉर्डेड और बिक गया तो हम लिख देंगे बाय बैंक, अगर पार्टनर ले गया वो अनरिकॉर्डेड एसेट तो लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से लाइबिलिटी के केस में टू बैंक या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से काम खत्म हो जाएगा इसका। अब बात आती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की। मीनिंग तो आपको पता है, पिछले चैप्टर्स में कर रखा है ना। तो इट शुड बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ द कंसर्न्ड लाइबिलिटी. Excess of this reserve can be directly transferred to the credit side of partners capital accounts in their profit sharing ratio. बच्चे अब ये एग्जाम्पल से समझो। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 50,000 और वर्कमैन कंपनसेशन की जो लाइबिलिटी आई वो आई है 30,000, तो वो 20,000 तो एक्स्ट्रा है ना, 20,000 तो आप बांट दो अपने पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और जो 30,000 है क्योंकि लाइबिलिटी तो डेबिट साइड से हम पे करेंगे टू बैंक करके, लेकिन जो 30,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो आपने रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना है। जैसे हमने लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की थी ना, वैसे उतना जितनी लाइबिलिटी है उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये भी हमेशा आपने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करना है। पर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इट इज़ ए लाइबिलिटी। बच्चों कई बच्चों को लगता है कि शायद ये भी प्रॉफिट है ये भी बांट दें, नो, इट इज़ ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मस्ट बी पेड, ये एम्प्लॉयज़ को पे करना है हमने,
तो इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड लाइक एनी अदर लाइबिलिटी। तो बस अब क्या करना है, अगर डेबिट साइड डिफरेंस आए तो प्रॉफिट होगा और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आए तो लॉस होगा। ठीक है, वो हम वैसे किसी भी नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन बच्चों एक सबसे अलग आइटम आपको आती है जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ के साथ रिलेटेड नहीं होती, जो सिर्फ इस प्रोसेस के दौरान हमारे खर्चों को रिकॉर्ड करती है। वो आइटम है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। चलो अब इनकी डिटेल करें। तो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन होते क्या हैं? डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान जो खर्चे होते हैं, कोई एसेट्स को बिकवाने के लिए लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है, काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी हो जाती है ना, तो कुल मिला के जो खर्चे भी होते हैं उनको हम एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है ना। अब इसका बच्चों ध्यान रखना, दो वर्ड्स आएंगे, एक एक्सपेंसेस बॉर्न, एक है एक्सपेंसेस पेड। तो बस इन दो वर्ड्स का ध्यान रखना है आपने। बॉर्न का मतलब क्या हुआ कि जिम्मेवारी किसकी है, किसको हम इसके लिए जिम्मेवार ठहराएंगे, और पेड का मतलब किसने अपनी जेब से खर्चे किए। अब फर्स्ट केस ले लें, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म। क्लियर हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। When the firm has agreed to pay remuneration to a partner for the realization proceedings, irrespective of the actual realization expenses, तो साफ हो गया कि फर्म बोलती है कि पार्टनर को हम पैसे देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट केस है when the actual expenses are paid by the firm on behalf of a partner। ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर का मतलब तो क्या है कि पार्टनर जिम्मेवार था। इट मीन्स हमने तो तेरे पे एहसान किया तो तेरे से लेंगे वापस, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। व्हेन द पार्टनर एग्रीज टू पे द एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ कि खर्चा तो देना था फर्म ने, लेकिन दे दिया पार्टनर ने, तो पार्टनर को वो मिलने चाहिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे यू मस्ट चेक इन क्वेश्चन पेपर द वर्ड्स बोर्न बाय एंड पेड बाय एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। ठीक है, मिले जुले केसेस आते हैं पेपर में। सम स्पेशल पॉइंट्स में बी टेकन नाउ। Sometimes question is silent about the repayment of some liabilities. In that case, it is assumed that these have been repaid at their book values. But don't worry, it will not happen in case of assets. As per CBSE guidelines, realizable value of assets must be given in the question. So don't worry about that. Accounts relating to dissolution have been explained in part 2. Thanks for watching this video. If you have liked it, don't forget to subscribe this channel.